हेलो। तो आप लोग की डिमांड पे, रिटेल सर्विसेज के ट्रेनीज की डिमांड पे मैं स्टोर ऑपरेशंस के सेशन साथ में शुरू करने जा रही हूँ। स्टोर ऑपरेशंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिटेल सर्विसेज का। बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, बट स्टोर ऑपरेशंस आई वुड काउंट इट एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन रिटेल सर्विसेज। ओके, तो पहला जो आपका यूनिट है दैट इज रिसीविंग मर्केंडाइज। रिसीव कैसे किया जाता है सामान। अब इसको समझने से पहले कि सामान रिसीव कैसे किया जाता है, आपके लिए ये समझना जरूरी है कि रिटेल है क्या। ठीक है, अब हमने काफी बार क्लास में एक शब्द डिस्कस किया, ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर, अनऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर। हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर में काफी बच्चों से पूछा जाए तो वो बोलेंगे अच्छा इसका जवाब क्या होना चाहिए। इसका जवाब है मॉल्स में जो आपको शोरूम्स दिखाई दे रहे हैं, जो आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है कि जहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी है, दे आर हाई एंड स्टोर्स, दे आर ऑल ऑर्गेनाइज्ड। और अनऑर्गेनाइज्ड अगर मैं पूछूं उनसे क्या है तो बच्चे बोलेंगे कि मैम अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब जो हमारा मंडे बाजार लग रहा है, मंगल बाजार लग रहा है, शनि बाजार लग रहा है, या जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, जो एक फड़ी पे या एक रेडी पे जो है सामान बेच रहे हैं, या जो इवन आपकी किराने की गली नुक्कड़ में जो दुकानें हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। नाउ इज दैट डेफिनेशन करेक्ट? नो, दैट इज नॉट करेक्ट। ओके, द डेफिनेशन फॉर ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर विच इज द करेक्ट डेफिनेशन इज, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि वो हाई एंड स्टोर है, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता ऑर्गेनाइज सेक्टर कि वहां पे पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है, वो इस बात पे भी डिपेंड नहीं करेगा कि वहां पे किसी ने ग्लव्स पहने हैं और बहुत अच्छे से अंग्रेजी में बात कर रहा है आपसे, और वो तभी ऑर्गेनाइज सेक्टर होगा। वो केवल और केवल इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो क्या एक नॉर्मल टैक्स प्रोसेस में है सिस्टम के। ठीक है, तो वो जो भी सामान बेच रहा है क्या उस पर जीएसटी लग रहा है, क्या वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, क्या वो इकोनॉमी की बिल्डिंग में पार्टिसिपेशन कर रहा है। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, अब इंडिया की बात करें तो हमने बार बार देखा है कि ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर साथ साथ चल रहे हैं काफी टाइम से। शुरू में जब मॉल कल्चर इंडिया में एंटर किया या बड़े बड़े ब्रांड्स इंडिया में एंटर किया तो काफी लोग के दिमाग में ये था कि अरे ये मॉल्स जो हैं ये बाकी के मार्केट को खा जाएंगे, ये बाकी के बिजनेस को खा जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। व्हाई इज दैट? बिकॉज अगर मैं पिरामिड की बात करूं, एक ट्रायंगल या पिरामिड जैसे मैंने क्लास में कई बार बोला है उसकी बात करूं, और उसमें हम कस्टमर्स को सेगमेंट कर दें तो सबसे बड़ा बेस जो हमारा है वो सबसे नीचे होता है। जो सबसे बड़ा और ह्यूज बेस है कस्टमर्स का वो है वो कस्टमर जो मंगल बाजार से ही सामान खरीदता है, वो है वो कस्टमर जो शनि बाजार से ही सामान खरीदता है, वो कस्टमर है जो गली नुक्कड़ की किराने की दुकान से ही सामान खरीदता है। एंड दैट इज द बेस इफ आई टॉक अबाउट इट। ओके, हम जैसे जैसे पिरामिड ऊपर चढ़ते जाते हैं टॉप मोस्ट पे जाके आपको कुछ नीश ब्रांड्स दिखाई देंगे या नीश कस्टमर्स दिखाई देंगे जो बिल्कुल एक सेलेक्टेड ब्रांड्स जो हैं, बहुत हाई एंड ब्रांड्स, रोलेक्स हो गया, डुकाटी हो गया, या ऐसे ब्रांड्स है जो है वो वही ब्रांड्स वो खरीदेंगे, लेकिन वो बहुत छोटा सेगमेंट है। तो फोकस कहाँ पे अगर मैं बात करूं तो फोकस सबसे नीचे वाले जोन पे है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि कौन सी कंपनीज या कौन सी ऐसे इंडियन ग्रुप्स हैं जो सरवाइव कर रहे हैं अभी तक, और आप देखेंगे कि उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या उनकी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी या उनकी एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी सारी की सारी कहाँ पे फोकस्ड है। वो सारी की सारी सबसे लोअर बेस पे फोकस्ड है, जो एक लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप जो है उस पर फोकस करती है। उसमें फ्यूचर ग्रुप आ जाता है जिसमें आपके बिग बाजार्स आ जाते हैं, आपके रिलायंस ट्रेंड्स भी आ जाते हैं, रिलायंस का एक ब्रांड आ जाता है। आप देखेंगे उसमें वेस्ट साइड जैसे ब्रांड्स भी आ जाएंगे। ठीक है, सो आप देखेंगे कि फोकस जो होगा इवन इंडियन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का वो लोएस्ट सेगमेंट पे है, बिकॉज वी नो दे नो दैट इज द हाईएस्ट and the most largest segment of customers that we have। उस पे फोकस करेंगे तो वो प्रॉफिटेबल रहेंगे, उस पे फोकस करेंगे तो वो
चर्न आउट कर पाएंगे प्रॉफिट्स अपने, राइट। इसी वजह से उन्हीं को फोकस करके आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट्स भी बनती हैं, आम गृहिणियों को, आम लोगों को लेके एडवर्टाइजमेंट्स आपको ज्यादा दिखाई देंगी। आपको टेलीविजन पे रोलेक्स की एड कम दिखाई देगी, आपको टेलीविजन पे डुकाटी के बाइक की एड कम दिखाई देगी, बिकॉज आपको बर्बरी की एड कम दिखाई देगी, बिकॉज वो एक टॉप का सेगमेंट है। मैं उस पर एडवर्टाइजमेंट नहीं या कम कर रहा हूं, बिकॉज दैट इज अ वेरी लो and a very small segment of my sales targets. Okay, retail means again कोई भी चीज, कोई भी सामान, कोई भी सर्विस जो बिक रही है। तो रिटेल कुछ भी है, जो भी आपको बिकता हुआ दिखाई दे रहा है, सामान है या सर्विस है, सब रिटेल है। वो आपकी वॉचेस रिटेल हो सकता है, वो आपका एक्सेसरीज रिटेल हो सकता है, वो आपका ज्वेलरी रिटेल हो सकता है, तनिष्क, वो आपका अपैरल रिटेल हो सकता है, वेस्ट साइड, रिलायंस ट्रेंड्स, यू हैव मार्क्स एंड स्पेंसर्स, यू हैव H&M's, you have Uniqlo's now. It will be automobile retail, it will be real estate retail, it will be consumer durable retail, it will be fast moving consumer goods retail, it will be बैंकिंग रिटेल। आपके अकाउंट्स भी खुल रहे हैं, आपको क्रेडिट कार्ड्स भी बेचे जा रहे हैं, आपको डेबिट कार्ड्स भी सेल किए जा रहे हैं। सो एनीथिंग विच इज बीइंग सोल्ड इज रिटेल। इवन योर होटल इंडस्ट्री सेल्स द रूम्स, वो कमरे सेल करते हैं, वो बुकिंग होता है कमरों का, राइट। दे ऑल्सो नीड स्किलिंग ऑन रिटेल एंड सेल्स स्किल्स। ओके, सो आप एक ऐसे जोन में हैं जो कभी डेड नहीं होने वाला। ओके, लेकिन और मैं बार बार ये बात बोलती हूँ कि सबसे एंड में कोई भी व्यक्ति जो अपनी कभी भी कोई मंदी होगी या कोई कभी भी इकोनॉमी डिप करेगी, तो कभी भी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी जॉब लूज नहीं करेगा इज गोइंग टू बी 1% जो बहुत बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है, और फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्टिविटी, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी इन अकाउंट्स, इट कैन बी in IT, it can be in digital marketing, it can be in hotel industry, it can be in retail, can be in any segment of the industry, right? लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होने वाली है कि वो कम से कम काम में, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल के दे, और वो पॉजिटिव हो एटीट्यूडनली हमेशा, और वो अब फोकस हो अपने टारगेट्स की तरफ। और सबसे एंड में कोई व्यक्ति मरता है या मरेगा अगर कभी भी इकोनॉमी में डिप आता है, तो इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड सेलू। ओके, अ सेल्स पर्सन, दैट पर्सन इज नेवर एवर गोइंग टू डाई, बिकॉज दैट पर्सन इज गिविंग रेवेन्यू टू द कंपनी। उसी की वजह से रेवेन्यू आ रहा है या आता है। नाउ इज दैट एन इजी जॉब? क्या आसान काम है किसी की जेब में से, किसी के वॉलेट में से पैसे निकलवाना एक कंपनी के प्रोडक्ट सेल करने के लिए? इज इट इजी? नो, इट इज नॉट इजी। सो एवरीबडी ऑफ यू हैज टू लर्न वेरी वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, वेरी वेरी गुड कन्विंसिंग स्किल्स, वेरी वेरी गुड कस्टमर सर्विस, एंड स्टोर ऑपरेशंस इज अ पार्ट ऑफ द सेम टू, राइट। आप के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है कि आप हर सेगमेंट को समझते हुए आगे बढ़ें करियर में। ओके, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कुछ भी जो है, मेरे पास काफ़ी कॉल्स भी बच्चों की आती हैं, अभी भी आ रही हैं कि करियर को लेके क्या होगा, प्लेसमेंट्स को लेके क्या होगा, देयर इज अ लिटिल कंफ्यूजन जो बच्चों में। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ ये कह सकती हूँ कि अगर आप फोकस्ड हैं, अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड कैरी करते हैं, अगर आप एक फोकस के साथ लाइफ में एक एम, एक लक्ष्य के साथ चल रहे हैं, अगर आप खुद को डिसिप्लिन करना जानते हैं, अगर आप लर्निंग, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग में पूरा विश्वास रखते हैं, और मैं जानती हूं कि ये सब क्वालिटीज आप सब में हैं, सभी बच्चों में हैं, ठीक है। नोबडी कैन एवर चैलेंज योर जॉब। ओके, सो
हम इसी एक पॉजिटिव लक्ष्य के साथ सेशन शुरू करने जा रहे हैं। मैंने रिटेल बेसिक समझा दिया, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड समझा दिया, मैंने बता दिया रिटेल क्या क्या है, आप सबको भी मालूम है, आप इंटर्नशिप भी करके आ चुके हैं काफी अच्छे ब्रांड्स में। कुछ लोग चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल से रिलेटेड ब्रांड थे जैसे वर्लपूल है, और चाहे वो बेस्ट सेलर जैसे ब्रांड्स हैं या कंपनीज हैं जहां पे आपने काम किया है। तो हम पहले टॉपिक के साथ शुरू कर रहे हैं जो कि सेल्स या रिटेल का एक बेसिक टॉपिक है, दैट इज चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, सर्विस बन रही है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, ठीक है, वो आप तक कैसे पहुंच रहा है। अगर किसान कनक उगा रहा है तो वो कनक कहाँ से कहाँ आपको ब्रेड की शक्ल में मिल रही है, उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, उसके चैनल क्या हैं क्या नहीं है। अगर किसान कपास उगा रहा है, कॉटन उगा रहा है, तो वो कॉटन कपड़े की शक्ल में आप तक कैसे पहुंच रही है, किन ब्रांड्स के थ्रू पहुंच रही है और कैसे पहुंच रही है, ठीक है। सो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि रास्ता क्या पकड़ता है वो प्रोडक्ट आप तक पहुंचने के लिए, एंड कस्टमर तक पहुंचने के लिए, बिकॉज प्रोडक्ट का बनाने का मकसद ही है कि वो कंज्यूम होगा। वो तब तक कोई नहीं बनाएगा जब तक वो कंज्यूम नहीं होना। क्या मैं कोई ऐसी फैक्ट्री खोल के बैठूंगा या बैठूंगी कि मुझे मालूम हो कि अरे नहीं, ये तो मैं घर के लिए चार चीजें बना रही हूँ इसलिए मैं फैक्ट्री खोल रही हूँ, विल आई डू दैट? नो, आई विल नॉट डू दैट। सामान बनता ही इसलिए ताकि उसको बेचा जाए, ताकि एंड कस्टमर उसको यूटिलाइज करे, ताकि वो बार बार यूटिलाइज करे, वो एक लॉयल कस्टमर के तौर पे आप पे हो। आपकी सेल ना ही केवल आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है वो चर्न आउट करे उसको, वो बार बार आपकी ब्रांड पे आना चाहे, बार बार आपके शॉप पे आना चाहे, बार बार आपके स्टोर पे आना चाहे, लेकिन इसके अलावा आप और कस्टमर्स जो हैं उनको ऐड करते जाएं। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो एक एरिया है या जो एक माध्यम है जिससे लोग अपनी सेल्स प्रमोट कर पाते हैं या होती हैं, इज वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है। लोग लोगों को बताते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे भी कंपनीज करोड़ों रुपया खर्चती हैं, टेलीविजन पे, प्रिंट मीडिया में भी, अखबारों में भी देती हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति जो आपके लिए वर्ड ऑफ माउथ मतलब जो आपकी प्रमोशन करेगा वो आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है। जो आपके स्टोर पे आएगा वही आगे लोगों को लेके आएगा अगर वो सेटिस्फाइड होगा तो, राइट। तो पहला चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है डायरेक्ट सेलिंग। ओके, डायरेक्ट सेलिंग मीन्स प्रोड्यूसर ने बनाया, डायरेक्टली बेच दिया कंज्यूमर को। बीच में ना होलसेलर है, थोक विक्रेता नहीं है, ना ही रिटेलर है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल एवॉन, ओरिफ्लेम, टप्परवेयर, एमवे, देयर आर अदर ब्रांड्स ऑफ इंसाइक्लोपीडियाज जो डायरेक्ट सेल्स करते हैं, ठीक है। अब उनमें फायदा क्या होता है? उनमें फायदा ये होता है कि आपने देखा उनमें चेन सिस्टम बन जाता है। अभी किसी ने रिसेंटली अगर सुना तो वेस्टीज, ठीक है। तो डायरेक्ट सेल्स में होता क्या है, आप मैक्सिमम बेनिफिट कस्टमर को दे पाते हैं, ठीक है। बीच में से सारे बिचौलिए निकल जाते हैं, मतलब ना तो होलसेलर है ना रिटेलर है, वो अपना प्रॉफिट मार्जिन नहीं रख पाएगा, आपके कस्टमर को, एंड कस्टमर को बेस्ट बेनिफिट मिलेगा उसको, ठीक। डायरेक्ट सेलिंग। अब दूसरा है प्रोड्यूसर टू रिटेलर, मतलब प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, डायरेक्टली रिटेलर को दे दिया। एग्जाम्पल लीजिए, अगर किसान जो है वो जो है आलू उगा रहा है या टमाटर उगा रहा है या कोई ऐसी चीज उगा रहा है जो कोल्ड स्टोरेज में जानी जरूरी है, और वो कोल्ड स्टोरेज अगर आप देखेंगे गांव के आसपास छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज अगर होंगे तो दे आर रिटेलर्स। वो क्या करेंगे, वो डायरेक्टली रिटेल कर देंगे, दे आर नॉट होलसेलर्स। उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो बल्क में बहुत ज्यादा सामान रख पाए, ठीक है। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि सामान खराब नहीं होगा, रिटेलर जो है वो डायरेक्टली उसको कंज्यूमर को बेच देगा। तो प्रोड्यूसर टू रिटेलर डायरेक्टली इज अनदर मॉडल दैट वी हैव। प्रोड्यूसर टू होलसेलर नाउ इज द थर्ड मॉडल, ओके। पहला डायरेक्ट सेलिंग, दूसरा प्रोड्यूसर टू रिटेलर, तीसरा प्रोड्यूसर टू होलसेलर।
सो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर की रीच बढ़ाने, अपनी रीच बढ़ाने के लिए, अपना फैलाव बढ़ाने के लिए, मैं अगर कहीं पे यूपी में या दिल्ली में बैठ के कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूँ और मैं जो है चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में मेरी रीच हो या मेरा सामान जो है वो सारा पूरे इंडिया में जा पाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं होलसेलर जो है उनको पकड़ूंगा, वो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर जो बल्क में मेरे से सामान ले पाए और वो सामान लेने के बाद वो रिटेलर्स को अपने अपने टाउन्स में बेच पाए। सो एक मैं पॉसिबली होलसेलर, बिग होलसेलर पकड़ लूंगा महाराष्ट्र में या पंजाब में, हिमाचल में, और वही होलसेलर आगे रिस्पॉन्सिबल होंगे मेरा सामान उस पर्टिकुलर स्टेट में बाकी रिटेलर्स को देने के लिए। तो मैंने एक जगह पे बैठे बैठे अपने सामान की रीच, मतलब उसका पहुंच बढ़ा दिया। मैं केवल दिल्ली में ही नहीं बेच पाऊंगा या बेच पाऊंगी, मैं पूरे हिंदुस्तान में बेच पाऊंगा या बेच पाऊंगी अपना सामान जो भी मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ होलसेलर्स। अब होलसेलर क्योंकि बल्क में सामान लेते हैं तो मैं उनको कुछ बेनिफिट दूंगी, वो आगे अपना मार्जिन रखेंगे और रिटेलर को देंगे। रिटेलर एंड में आपको किस पे देता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे, एमआरपी पे, आपने देखा होगा। और आप ये भी नोट करके रखिएगा कि अगर आपके घरों के आसपास कोई ऐसी शॉप्स हैं या स्टोर्स हैं जो खुद को हाइपर मार्केट्स बोलते हैं या सुपर मार्केट्स बोलते हैं, जैसे बिग बाजार हो गए या स्पार हो गया या राज मंदिर हो गया जो वेस्ट दिल्ली में इधर हमारे यहाँ पे है, या कृष्णा सुपर मार्केट 37 हो गया। अभी ये जो सुपर मार्केट्स हैं या इनके जो ओनर्स हैं वो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो आपको एमआरपी से कम में जो है प्रोडक्ट लगाते हैं, वो इस वजह से क्योंकि वो ह्यूज ह्यूमंगस बल्क्स में उठाते हैं। आर दे रिटेलर्स? यस, दे आर रिटेलर्स। ओके, होलसेलर आप देखेंगे ज्यादा बार एक ही सामान का होलसेलर होगा, मतलब और वो आपको कम सामान नहीं देगा। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी एक होलसेलर के पास जाएं जो नोटबुक्स का थोक विक्रेता है तो वो आपको बोलेगा मैं 1 दर्जन से कम नहीं दूंगा। आप सदर जाएंगे अगर तो आपको होलसेलर्स ही ज्यादा दिखाई देंगे, वो आपको 1 यूनिट शायद नहीं देंगे बिकॉज उनका काम रिटेल का नहीं है। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आप उनको इस बात के लिए कन्विंस कर लें कि आप एक शॉप खोलने वाले हैं या स्टोर खोलने वाले हैं, पॉसिबली अगर वो होगा तो माइट बी दे विल कंसिडर। सो पहला मॉडल हमने डिस्कस किया डायरेक्ट सेलिंग। दूसरा मॉडल प्रोड्यूसर टू रिटेलर, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस बनाया, किसान ने आलू उगाए, सीधा कोल्ड स्टोरेज रिटेलर को दे दिए। प्रोड्यूसर टू होलसेलर टू रिटेलर, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL जो कि काफी सामान बनाती है, आपके शैम्पू से लेके साबुन से लेके कई सामान, FMCG में काफी सामान बनाती है, बाकी भी कुछ सामान बनाती है, वाटर प्योरीफायर्स भी बनाती है। ठीक है, सो वो क्या करेगी, वो प्रोड्यूस करेगी, होलसेलर को देगी उस पर्टिकुलर स्टेट में, हो सकता है 1 हो 2 हो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर, और वो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर आगे रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो आगे रिटेलर्स को देंगे। तो उससे फायदा क्या होगा, मेरी रीच बढ़ जाएगी, मेरा फैलाव काम का बढ़ जाएगा, मैं ज्यादा कस्टमर्स को पहुंच पाऊंगा। केवल दिल्ली में ही मैं सामान नहीं बेच रहा हूँ, और लेकिन कस्टमर को नुकसान ये होगा कि जितने भी लोग बढ़ते जाएंगे चेन में, डिस्ट्रीब्यूशन चेन में जितने लोग बढ़ते जाएंगे, प्रोड्यूसर टू कस्टमर जितने लोग बढ़ते जाएंगे उतना मार्जिन वो अपना रखते जाएंगे, एंड दैट विल बी डिफिकल्ट। कस्टमर को एंड में किस पे मिलेगा, MRP पे मिलेगा। हालांकि अभी जिस फेज में हम हैं, जब हमने ई-कॉमर्स का भी या ई-रिटेलिंग का भी फैलाव इंडिया में देखा है, अमेज़न के जरिए, फ्लिपकार्ट के जरिए, तो आप देखेंगे कि काफी जो है रेट कट्स मिलते हैं आपको, बिकॉज वो बल्क में सामान उठाते हैं। ठीक है, नाउ हमने डायरेक्ट सेलिंग समझ लिया, हमने प्रोड्यूसर टू रिटेलर समझ लिया, हमने प्रोड्यूसर टू होलसेलर टू रिटेलर समझ लिया। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारा आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ मर्केंडाइज नॉलेज। मर्केंडाइज के बारे में मालूम होना आपके लिए क्यों जरूरी है? ठीक है, क्यों पता होना चाहिए प्रोडक्ट? हम बोलते हैं ना प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो रही है उसकी। आप किसी भी कंपनी में एंटर करेंगे, चाहे वो FMCG में एंटर करें, चाहे आपने वर्लपूल में इंटर्नशिप की हो, चाहे आपने बेस्ट सेलर में की हो, चाहे आपने किसी ज्वेलरी रिटेल में की हो, आप देखेंगे कि आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रोडक्ट डिटेलिंग अच्छे से समझ पाएं। ठीक
ठीक है, मेरा जेन्युइनली मानना है कि एक अपैरल बेच पाना, बिकॉज दैट्स मोर ऑफ अ नीड एंड अ मिक्स ऑफ वांट नाउडेज, फैशन के चलते, तो इज ईजियर एज कंपेयर टू सेलिंग प्रोडक्ट्स जिनकी लाइफ लॉन्ग होती है। मतलब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बेचना मुश्किल काम है। एक बात और जान के रखिएगा कि अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में इंटर्नशिप किया है, ट्रेनिंग किया है, मतलब जिन्होंने एसी पे पूरा सेल भी किए हैं, एसी प्रोडक्ट पे या एयर कंडीशनर्स पे आपने ट्रेनिंग भी ली है, या आपने वॉशिंग मशीन्स पे, जो थोड़ी टेक्निकल चीजें होती हैं, तो अगर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बेच पाएंगे जो कि एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है, मतलब हर रोज कोई अपना एसी नहीं चेंज करता, हर रोज कोई अपना वॉशिंग मशीन चेंज नहीं करता, राइट, लेकिन हर रोज कोई चिप्स का पैकेट लेके आ सकता है, हर महीने में आई नो फीमेल्स जो हर हफ्ते में एक बार जाएंगी और कपड़े खरीद के लेके आएंगी, राइट। सो अपैरल इज अनदर थिंग जो लोग फ्रीक्वेंटली खरीदते हैं। फूड इज अ वेरी फास्ट मूविंग थिंग। मैकडीज आप देखेंगे, एवरी डे विल फाइंड पीपल, मैकडी जा रहा हूँ मैं, डोमिनोज जा रहा हूँ, हालांकि आजकल आप लोग नहीं जा पा रहे होंगे। तो जो व्यक्ति डिफिकल्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेच पाने में क्षमता रखता है, मतलब वो सक्षम है उसमें, जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इंडस्ट्री मान के चलती है कि उसके लिए अपैरल बेचना विल बी एन ईजियर जॉब, सेलिंग फैशन आइटम्स विल बी एन ईजियर जॉब, एंड अंडरस्टैंडिंग देम ऑल्सो विल बी एन ईजियर जॉब, ठीक है, बिकॉज जितनी टेक्निकलिटीज आपको एक वॉशिंग मशीन में पता चलेंगी कि इसमें क्या क्या है, इसमें ड्रम में क्या है, इसका स्टॉप स्टार्ट बटन, इसकी मशीनरी कितने वोल्टेज पे चलती है एंड ऑल, उतना टेक्निकलिटीज आपको एक कपड़ा बेचने में या एक जूता बेचने में शायद नहीं चाहिए होंगी, अनलेस एंड अनटिल यू आर सेलिंग अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ थिंग, ओके। जब तक आपकी कोई यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन नहीं है, यूएसपी नहीं है आपका, और वो आइडियली होना चाहिए हर ब्रांड का, राइट। सो हमने आज बेसिक समझ लिया रिटेल, ऑर्गेनाइज रिटेल, ओके। हमने समझ लिया डायरेक्ट सेलिंग क्या है, हमने समझा प्रोड्यूसर टू रिटेलर क्या है, प्रोड्यूसर टू होलसेलर टू रिटेलर क्या है, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में हम इम्पोर्टेंस मर्केंडाइज नॉलेज की क्या होने वाली है वो समझने वाले हैं। अभी हम यूनिट 1 ही कंटिन्यू कर रहे हैं, विच इज रिसीविंग मर्केंडाइज। इसी के साथ मैं ये सेशन खत्म कर रही हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, योर पेरेंट्स स्पेशली। बी द बेस्टेस्ट वर्जन ऑफ वॉट यू आर, ओके। हर दिन एक लक्ष्य रख के चलेंगे, कल बेटर वर्जन, अगले दिन और बेटर वर्जन, किसका? आपका, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। Have a good day. Take care.